नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, रेलवे के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें मैं पूरी बुक को कंप्लीट करने वाला हूँ। जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारा मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे डर लग रहा है कि कैसे क्या पेपर होगा। तो उनका डर ख़त्म करने के लिए ये वीडियो है। आप देख पा रहे हैं गाइस कि मैं कुल मिलाकर के आपके सामने जो है 29 मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि प्रीवियस हैं। देख लीजिए, 2019 का एक एक शिफ्ट का पूरा है, जो कि अब तक कहा जाए तो ये रेलवे के द्वारा आयोजित किया गया न्यू पैटर्न पे है, यानी इसके बाद कोई पेपर आयोजित नहीं किया गया है। 2019 का पूरा है। इसके बाद आरआरबी के अंतर्गत जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड कैलेरी का पेपर होता है उसका भी इसमें पूरा है, और इसके अलावा 2015 का 61 है। तो ये पूरा का पूरा जो है आज की इसी वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। आप अगर एक बार अच्छे से देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप आरपीएफ एएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इससे फ़ायदा बहुत मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि अब तक कहा जाए तो टीसीएस जो है पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर रही है और सवाल भी आपके उसी के माध्यम से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है सीबीटी मोड होता है, जिसमें कहा जाए तो आपको 90 मिनट से समय दिए जाते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें जीके का ही पूरा 50 क्वेश्चन है, जो कि अब तक के हिसाब से कहा जाए मेरे भाई तो बहुत डिफ़िकल्ट विषय माना जा रहा है, क्योंकि जीके फंसने ना फंसने के चांस माने जाते हैं। इस वजह से इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डरते भी हैं कि देखो क्या होता है, कैसे होता है। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और अगर देखा जाए तो 29 सेट में कंप्लीट करवाऊँगा। 29 को अगर आप 50 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1450 क्वेश्चंस, यानी टोटल हम 1450 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेन के साथ। अगर एक्सप्लेनेशन भी मिला लिया जाए तो लगभग कहा जाए मेरे भाई तो 2 गुना, यानी वही 3500 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है भाई, अगर मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब और आपके शेयर से ही मुझे अंदर से ऊर्जा मिलती है, मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दे पाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 कांस्टेबल का पेपर, एग्ज़ाम डेट देख लीजिए 17 जनवरी 2019, शिफ्ट प्रथम, यानी पहली पाली का ये पेपर है। 17 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, जिसमें पहला सवाल आपके सामने सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि अगर कहा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल के क्रम में अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। जनसंख्या के आधार पे कहा जाए तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये एशिया महाद्वीप में है, उसके बाद कहा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में, फिर यूरोप महाद्वीप में, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप देख लीजिए ऑप्शन जो दिया गया है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं। तो मेरे भाई आप जानते हैं 14 से 18, यानी 14 भी शामिल किया जाएगा, 18 भी शामिल किया जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसमें 5 हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो मंदिर। देखिए, नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य किया गया था। मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने कि यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा समपार्श्विक मिश्रण। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, समपार्श्विक मिश्रण। देख लीजिए, समझिए थोड़ा सा। समपार्श्विक या फिर समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भाग का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल का मिश्रण। अगला सवाल, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के अधिकांश भाग में देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के लगभग 43% भाग पर इसका विस्तार है। मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती हैं। मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते, खासियत इस बात की ये है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो कबड्डी खेल से संबंधित विकल्प जो है इसमें ये हो जाएगा आपका ए आंसर, AKFI। देखिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये AKFI का पूर्ण रूप है, जो कबड्डी खेल से संबंधित एक नियामक संस्था है। स्थापना जो है 1973 यानी 1973 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। और फीफा जो दिया गया है, ये फीफा और AKFI ये दोनों अलग अलग है ना। तो फीफा का संबंध जो है फुटबॉल से है, BCCI का संबंध तो ये आप जानते ही हैं कि क्रिकेट से है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। संस्थापक A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं कहीं WC बनर्जी भी ऑप्शन में देता है, इनको प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर, आर्गन। प्रतीक जो है इसका ये है AR, ध्यान रखेंगे। परमाणु संख्या जो है इसकी ये है 18। निष्क्रिय गैस आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन जो है ये 0.93% के साथ तीसरी मात्रा में सबसे अधिक गैस है। अगला है कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग जो है ये कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री क्रीक या 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, 10 डिग्री चैनल यह जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। 8 डिग्री चैनल जो दिया गया है ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। अगला सवाल है आपके सामने, क्षय रोग या TB रोग किसके कारण होता है? अब देखिए, क्षय रोग या फिर कहा जाए TB रोग ये जो है ये बैक्टीरियल के कारण होता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, क्षय रोग या टीबी एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। ध्यातव्य है कि विश्व क्षय दिवस जो है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति में क्या परिणाम होता है, तो उनमें संघर्ष होता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कोलेरू झील किस नदी के त्रिकोण में पाई जाती है, तो कोलेरू झील जो है ये गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोलेरू या फिर कोल्लेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। यह झील चिल्का झील व पुलिकट झील की तरह एक लैगून झील है। वर्ष 1999 में भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी नामित किया गया। अगला कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य जो है मनोनीत किए जा सकते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त करते थे, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को जो है इसे समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में कितने दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित करना जाना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी की एक वीडियो कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी की मैंने क्लास करवा दी है, बेहतरीन क्लास है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, 2-3 क्लास मैंने करवाई है, उसके पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा है रेलवे एग्जाम्स पॉलिटी टॉप कंटेंट, तो आप गाइज जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में पॉलिटी की क्लास को देख सकते हैं। तो कितने दिन के भीतर राइट हो जाएगा, वी आंसर 10 दिन के भीतर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68 फर्स्ट एवं संविधान के अनुच्छेद 101 फर्स्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल में 10 दिनों के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए कि वो किस सदन में रहना चाहता है। अगला सवाल है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा डी आंसर रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, कोशिका के नाभिक की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन और एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रेस्टिसियम बैक्टीरिया की खोज किया था। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, अशोक स्तंभ जो है ये हो जाएगा आपका वी आंसर सारनाथ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, अशोक स्तंभ वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए हैं। अशोक स्तंभ भारत सरकार का एक राष्ट्रीय प्रतीक भी है। चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर रेयॉन। रेयॉन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, रेयॉन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। यह एक आर्द्र कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने, रियो पैरालंपिक, ये गाइस जो है आपका ये 2016 का करंट क्वेश्चन है, तो ये मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अगले सवाल देखिए, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर गोपुर कहा जाता है। देखिए, गोपुरम या फिर गोपुर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है
प्रायः शिल्प से सुसज्जित व दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थिर होती है। हिंदू मंदिरों की स्थापत्य का प्रमुख अंग माना जाता है। इसके ऊपर किरीट कलश से शोभायान भी होता है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना है। ये वक्तव्य क्या समझाता है? तो ये इसका मतलब है कि सतत विकास। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास। अगला सवाल है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? आप जानते हैं कि सापेक्ष घनत्व की ना तो कोई इकाई है और ना ही इसकी कोई विमा। तो जब इकाई नहीं है तो विमा कहाँ से हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई नहीं। देखिए, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है, जबकि घनत्व पूछा जाए तो ये है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक होता है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1311 में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। इनका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। बर्फ़ का गलनांक होता है, तो बर्फ़ का गलनांक जो है ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 273.15 केल्विन। देखिए, बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलनांक वह तापमान है जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है। जैसे बर्फ़ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहीं केल्विन में यह 273 केल्विन होता है। केल्विन जो है तापमान की एक एसआई इकाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजल फॉल्स या एंजल झरना। तो ये हो जाएगा डी आंसर। देखिए, एंजल जल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात है। यह वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ओरिनिको की सहायक नदी, कैराऊ नदी की सहायक नदी, चूर्ण नदी पर स्थित है। ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई लगभग 807 मीटर है। कुंचिकल झरना ये भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में है। तो भारत का पूछा जाए तो कुंचिकल, पूरे इंडिया का पूछा मतलब पूरे भारत पूरे विश्व का पूछा जाए तो एंजल जलप्रपात, इसको आप ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद। देखिए, मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में भी ये अंकित किया गया है। अगला है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा सुशील कुमार का जो संबंध है ये हो जाएगा डी आंसर, कुश्ती से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ी से। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो शहर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर, पिट्सबर्ग। करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिट्सबर्ग। देखिए, पिट्सबर्ग अमेरिका और पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। पिट्सबर्ग शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मॉस्को को रूस की राजधानी, अंटोरियो को अमेरिका की प्रांत और ब्रिटेन की राजधानी लंदन को कहा जाता है। अगला है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना बनाया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी पर। अगला है कि देखिए समझ लीजिए, शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है।
इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा या फिर कहा जाए महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की शिवपुरी पहाड़ी से होता है और कावेरी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। अगला सवाल है आपके सामने, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है। विवरण भारतीय संविधान में मूल अधिकार शीर्षक में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। अगला सवाल है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। देखिए, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण व महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है, पल्लव शासक थे। 795 से 728 तक शासन किए। महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला है कि किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये दिया गया है सभी भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी भारतीय नागरिकों को। देखिए, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण व धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता का ही उल्लेख है, लेकिन 26-27 में है क्या क्या देख लो। 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 में धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति। 28 में शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा से स्वतंत्रता। अगला है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड। देखिए, लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यह मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ी और मध्य प्रदेश गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना अधिक पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ये हो जाएगा 1893 में। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है दीर्घकालिक योजना। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दीर्घकालिक योजना। देखिए समझ लीजिए, लघु अवधि योजना, इसमें अल्प समय के लिए मतलब 1 साल से कम के लिए उसे कहा जाता है लघु अवधि योजना। वार्षिक योजना 1 साल के लिए, और स्लाइडिंग योजना आवश्यकता अनुसार समय और उद्देश्य को बदलते रहने के लिए जो योजना लॉन्च की जाती है उसे स्लाइडिंग योजना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? राइट आंसर जो हो जाए ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई थी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। अगला है, शुक्र अपने अक्ष के डैश से पश्चिम तक मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो समझिएगा, शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम दिशा तक घूमता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर, पूर्व से पश्चिम दिशा तक। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। ये 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद या थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर या फिर शाम का तारा भी कहते हैं। इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में सघनतम है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? इसका मतलब है सुरक्षित। राइट क्या हो जाएगा?
डी आंसर सुरक्षित। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों का सम्मान व सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य न ही किसी धर्म को अपनाता है और न ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी ये अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूर्णतः सरकार का संचालन हो, यानी सरकार द्वारा संचालन और सरकार का ही नियंत्रण हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें केवल और केवल प्राइवेट व्यक्ति जो हैं या निजी व्यक्ति जो हैं इसमें उनका ही ज़्यादा नियंत्रण हो, सरकार का बहुत कम ही नियंत्रण हो, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसको आप ध्यान रखेंगे। राज्य का राज्यपाल कौन है? 40 नंबर है, राज्य का राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। अगला है दुनिया का सर्वोच्च शिखर है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये सबसे ऊंचा है, ऊंचाई 8,848.66 या फिर कहा जाए 8,849 मीटर लगभग है। यह नेपाल चीन की सीमा पर नेपाल में स्थित पर्वत है। कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंचाई चोटी है और किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। अगला सवाल देखिए, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो ये है आधा लिली। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आधा लिली। देखिए हाफ लोटस या फिर आधा लिली ये अर्ध पद्मासन की स्थिति है। आधा लिली आसन श्रोणी, टांगों और टखनों के आसपास के मांसपेशियों को फैलाता है और यह योग शरीर और मन को एकाग्र करता है। अगला है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? तो इसकी अधिकतम अवधि जो है ये 6 महीने 6 सप्ताह। राइट हो जाएगा सी आंसर, 6 महीने और 6 सप्ताह। देखिए अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है और इसका संसद के अधिनियम जैसा प्रभाव होता है। संसद द्वारा पारित न होने पर यह कानून रद्द हो जाता है, मतलब ये 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहता है और संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर यह कैंसिल हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, वास्तुकला में पंचायतन शैली का जो मतलब शब्द है किससे संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार वास्तुकला में पंचायतन शैली जो है ये है मंदिर शब्द से संबंधित। डी आंसर राइट हो जाएगा मंदिर शब्द से संबंधित। देखिए वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की शैली, इसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है जो 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। द्रविड़ शैली और नायक शैली और नागर शैली ये भी मंदिर के निर्माण की ही अन्य शैलियाँ हैं। बेसर शैली भी भारतीय मंदिरों में ही देखी जाती है, जैसे ऐहोल मंदिर, बेलूर मंदिर। अगला सवाल है कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? तो देखिए ये पता नहीं क्यों यार, कैसे पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? तो ये विश्व चैलेंज कब से जुड़ा है? वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा राज्यों की परिषद। देखिए समझ लीजिए, सरकार ने केंद्र व राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वर्ष 1988 में सरकरिया आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन प्रावधान भी किया गया। इस परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री व सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए,
अगला सवाल है कि एक मुद्रा की मुद्रा तुलना में मुद्रा को कहा जाता है। तो एक मुद्रा की मुद्रा तुलना में उस मुद्रा को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइट हो जाएगा डी आंसर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। देख लीजिए, विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में किसी देश की मुद्रा का मूल्य जानने के लिए उसे किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना होता है, जो विनिमय दर के माध्यम से संभव है। राइडर शब्द किस खेल या फिर किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राइडर शब्द का जो संबंध है ये है कबड्डी से। वी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। जिस प्रकार क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कबड्डी है इसमें दो प्रकार के प्रमुख खिलाड़ी होते हैं, एक रेडर या फिर राइडर और दूसरे होते हैं डिफेंडर। रेडर वही खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करते हैं और अधिक से अधिक विरोधियों को छूने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो जैसा ऑप्शन में लिखा है महादेव, तो भगवान शिव को ही समर्पित होगा या फिर शंकर जी को ही समर्पित होगा। तो ये हो जाएगा शंकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर है जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। स्थानीय लोकमत के अनुसार कंदरिया महादेव मंदिर का नामकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के नाम पर रखा गया था। इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास भी कहा जाता है। अगला सवाल है, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वित्तीय सहायता जो है ये ऑप्शन वो बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक। वी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक देश का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई। मौद्रिक व वित्तीय नियंत्रण आरबीआई का मुख्य कार्य है। यह देश में मौद्रिक नीति का निर्धारक होता है, विनिमय दर का नियंत्रक भी होता है। बैंकों का बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है। साख का नियंत्रण कर देश में मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करना रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। तो जैसा आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एएसआई में जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट जो सेट है आपका, ये पहली पारी का जो क्वेश्चंस पेपर है ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अगला। ये देख लीजिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का क्वेश्चन पेपर है। द्वितीय पाली का हम आगे करेंगे, जिसमें पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो ये हो जाएगा डी आंसर, अनुमानित समिति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुमानित समिति। देखिए, चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। ये अस्थायी मित्ति व्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है। इसे अनुमानित समिति भी कहा जाता है। बैडमिंटन खेल निम्न में से किस शब्द से संबंधित है? बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये अगर कहा जाए एक तरीके से तो ये सवाल ही गलत पूछा गया है, क्योंकि राज्य मानवाधिकार के आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उनके अन्य सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसकी विशेष समिति में जो कहा जाए तो राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जा सकता है, सिफारिश पर केवल।
तो मेरे भाई राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है, कहा जाए तो राज्यपाल हो सकता है, लेकिन राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है, विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। अगला सवाल देखिए, देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 2 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। आयोग द्वारा विकल्प ए को सही माना गया था, यानी उसको उन्होंने अध्यक्ष को माना था, लेकिन राइट क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो इस वजह से ही ये सवाल गलत हो गया था, है ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। तो ये हो जाएगा चालुक्य। वी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। देखिए, चालुक्य वंश की भारतीय शाही राजवंश था, जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 में की। चालुक्य वंशीय शासकों ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया। ध्यातव्य है कि चोल वंश दक्षिण भारत का ही राजवंश है। स्थापना विजयालय ने की थी। परमाणु केंद्र में परमाणु की संख्या किसकी कुल संख्या होती है। तो जैसा आप जानते हैं कि परमाणु केंद्र में जो परमाणुओं की संख्या है ये प्रोटॉनों की ही कुल संख्या होती है। तो बी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है और प्रकाश के इस कण को फोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। खोज चैडविक ने की थी। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है, एक अणु के साथ बंद होने के बजाय स्वतंत्र होती है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए थे जो ऑप्शन में है उसके हिसाब से। अगला है कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है सी आंसर वृद्धि। सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। देखिए, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर, भंगुर का मतलब है पदार्थ पर बल देने या विकृत करने से में टूट जाए तो उसे भंगुर कहते हैं। उपजाऊ तो मिट्टी का एक गुण है जिसमें फसल का जो मतलब उत्पादन है ये अच्छी तरीके से होता है। अगला है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और से हटा दिया जाता है। तो देखिए, समझिएगा, न्यूटन के द्वारा गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और उसके त्वरण से हटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा सी आंसर, सामग्री और त्वरण। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो होता है वो होता है F बराबर m है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। अगले सवाल है कि सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से में पाए जाते हैं। देखिए, सुगंध देने वाले फूल जो है मुख्य रूप से केसर में पाए जाते हैं। सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरान कहते हैं। केसर का वानस्पतिक नाम जो है क्रोकस सैटाइवस है। इरिडेसी परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व के विभिन्न भूभागों में पाया जाता है। अगला सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। देखिए, सेवराय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ी है। दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्वी घाट के समांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिम और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। अगला सवाल आपके सामने कि ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की जो गुणवत्ता है ये उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसके आवृत्ति पर निर्धारित की जाती है। तो सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये हो जाएगा डी आंसर, गोपाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, समझिए, पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इस वंश का संस्थापक जो है गोपाल था। वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था
पाल शासकों ने लगभग 4 सदी यानी 750 से 1174 तक शासन किया। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने कि ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है। MVP शब्द का पूरा नाम क्या है ट्रॉफी के संबंध में। MVP का मतलब है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी कि अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का मतलब है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अगला सवाल है कि मिलिंद पन्हो पाठ जो है किस धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्हो पाठ किस धर्म से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ए आंसर बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। देखिए मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। रचना काल इसका लगभग 1000 ईसा पूर्व है और इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच के संवाद का वर्णन है। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले। इनमें से किन्हें भारत के नए समुद्र मिले। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वास्को डी गामा। देखिए समझिए 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला और 1498 को केरल में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन नागरिक था या फिर नाविक था। अगला है कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर कोर्ट कहा जाता है। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पशुपति किस काल से मनाया जाता है। पशुपति किस काल से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हड़प्पा संस्कृति से ही, यानी हड़प्पा संस्कृति या फिर कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक कृत्य था। ध्यातव्य है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड है ये एक संक्रामक बीमारी है। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और अन्य परजीवियों के कारण होने वाले रोग हैं। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसके बचाव के लिए टीका तो उपलब्ध है। हीमोफीलिया एवं कैंसर, गठिया ये सब संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है। तो इसमें से कहा जाए तो डी आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे करीबी तारा है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी जिसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है, ये तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी है और यह सेंटोरस तारामंडल में स्थित है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोगों को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा वी आंसर सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। देखिए सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग से सार्वजनिक स्रोतों के अति दोहन हो जाता है, जिससे भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाती है। सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 लागू किया गया। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है। तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष अगर न रहें तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और संयुक्त सत्र का आह्वान जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये हो जाएंगे मरियप्पन थंगावेलु। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। देखिए मरियप्पन थंगावेलु दक्षिण भारतीय उच्च जंपर ऊंची कूद हैं। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। जबकि मैरी कॉम ऑप्शन में जो दिया गया है ये भारतीय मुक्केबाज हैं जो मणिपुर की हैं। दीपा कर्माकर एक जिम्नास्ट हैं और हिमा दास जो हैं भारतीय धावक हैं। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए
एक मूल कोशिका को कितने में विभाजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा 2 समान में विभाजित किया जाता है, 2 समान कोशिका में। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे डी आंसर भरत मुनि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। देखिए, नाटकों के संबंध में मूल सूचना एवं शास्त्रीय जानकारी नाट्य शास्त्र में उपलब्ध है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य माना जाता है, हालांकि अज्ञात है। सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भी की। अंतरराज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो अंतरराज्य परिषद जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में किया गया है। पहली बार जून 1990 में स्थापना की गई थी। यह एक सलाहकारी निकाय है। कार्य इसका संघ और राज्य के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है, तो थालघाट जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को नासिक से। देखिए, थालघाट प्रायद्वीपीय भारत के एक प्रमुख दर्रा है, पश्चिमी घाट में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कहा जाए तो क्रिकेट विश्व कप एक ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी ये सभी हैं, लेकिन कलिंग कप ये नहीं है। तो वी आंसर गलत आंसर हो जाएगा। कलिंग कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। भारत के उड़ीसा राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है, और जबकि ईरानी रणजी और देवधर एक क्रिकेट के प्रतियोगिता से संबंधित हैं। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं, तो आप जानते हैं कि पुरुषों में एक्स एंड वाई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर। जबकि महिलाओं में कहा जाए तो उसमें डबल एक्स। तो यहाँ पे जो पुरुष पूछा गया तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महिलाओं में 2 गुणसूत्र एक्स के होते हैं, जबकि पुरुषों में एक यक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र या फिर कहा जाए 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। 22 जोड़े जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, ये दोनों लिंगों में समान रूप से उपस्थित होते हैं। अगला है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच होता है। यह व्यवस्था केंद्रीकृत न होकर संघवाद पर आधारित होती है। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ये अजातशत्रु के द्वारा की गई। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पाटलिपुत्र भारत का एक प्राचीन शहर है। स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा की गई थी। इनके पुत्र उदयन ने इसे मगध की राजधानी भी बनाया और पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना भी रहा। वर्तमान में पटना पाटलिपुत्र के स्थान पर एक नवीन शहर भी हो चुका है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत है, तो भारत की जो आकस्मिक निधि है ये आर्टिकल नंबर 267 के अंतर्गत है। ए आंसर राइट हो जाएगा अनुच्छेद 267 में। अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्य के बीच मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। 280 जो है वित्तीय आयोग के गठन के बारे में उल्लेख करता है, और 266 जो है भारत के संचित निधि के बारे में उल्लेख करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं, तो नाइजर और जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश हो जाएंगे। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी नाइजर की नियामी है। देश का नाम नाइजर जो है ये नाइजर नदी पर ही पड़ा है। जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदी के बीच स्थित एक स्थलारुद्ध देश है। अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये कौन होते हैं, ये सवाल पूछा गया है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को सामान्यतः राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष नेता सदस्य होते हैं, इनकी अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो है बृहद्रथ थे। राइट हो जाएगा ए आंसर बृहद्रथ। देखिए बृहद्रथ जो है ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। 187 से 185 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इसका सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग था। इन्होंने ही इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश माना जाता था। मौर्य राजवंश जो है इन्होंने भारत पर 137 वर्षों तक शासन किया। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी कोलकाता जो है आपका एक नदी बंदरगाह है। देखिए भारत में कुल मिलाकर के 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 छोटे बंदरगाह हैं। पश्चिमी तट पर मुंबई, कांडला, कोचीन आदि बंदरगाह तथा पूर्वी तट पर चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, कलकत्ता आदि बंदरगाह स्थित हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और कोलकाता जो है ये भारत का सबसे बड़ा एक नदीय बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला जो है बिहार की है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बिहार की है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो जो कई आवृत्तियों से उत्पन्न ध्वनि है इसे स्वर कहा जाता है। तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, स्वर कहा जाता है। देखिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसे वॉइस या फिर स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर जो है ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर इसकी सबसे लंबी तटरेखा है। व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि इसके समुद्री मार्ग दो सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ते हैं। एक आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा महासागर है, और दूसरा उत्तरी ध्रुव के बीच ये महासागर भी स्थित है, और दूसरा जो है वो है अंटार्कटिक, पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप। ये दक्षिण ध्रुव का एक अंतर्निहित माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो भारत में जो शहरी जनसंख्या का परसेंटेज है ये है 31.16। ए आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज जो है ये 31.16 या कहीं कहीं 31.20 भी दिया जाता है, और ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04 है, जिसमें पुरुष की 82.14 है और महिला की 65.646 है। लिंगानुपात जो है ये 943 है और जनसंख्या घनत्व 382 है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है आपका ये हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय के अधीन। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय के अधीन। देखिए संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो कर्मियों के मामलों में विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण और कैरियर विकास, साथ में कर्मचारी के कल्याण के साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद तक के मुद्दों की देखरेख करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? तो इसमें से कहा जाए तो सी आंसर तराई क्षेत्र एक बांगर भरा क्षेत्र माना जाता है। देखिए भामर या फिर बांगर मिट्टी का एक प्रकार है जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उपजाऊ क्षेत्र भारत, नेपाल और भूटान में स्थित हिमालय के समानांतर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियाँ, समाना साल के जंगल और मिट्टी से भरपूर दलदल इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता होती है। अगला सवाल है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो वृक्षासन योग में पेड़ जैसी स्थिति दिखाता है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वृक्षासन पेड़ के समान खड़े होने वाला योगासन है। वृक्षासन दो शब्दों से मिलकर बना है, वृक्ष अर्थात पेड़ और आसन अर्थात मुद्रा, अर्थात वृक्ष की मुद्रा में खड़ा रहना। इस योग को ध्यान योग भी कहा जाता है। डोलो कुनीथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो ये हो जाएगा वी आंसर कर्नाटक का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोलू कुनीथा जो है कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय ड्रम नृत्य है। ये समूह नृत्य है जिसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं। इसके माध्यम से वीरेश्वर देवता यानी भगवान शिव का एक रूप है, इनकी पूजा भी की जाती है। यक्षगान, वीरगासे, नागमंडला ये कर्नाटक के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1993 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य और 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य का कार्यकाल 5 या फिर 70 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो जाता है। वर्तमान ये गलत है ना, अब न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बदल गए हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे सी आंसर पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के साथ एक सांख्यिकी विद्वित हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के रूप में भी इनको जाना जाता है। बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार के लक्षण हैं? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर अल्पाधिकार बाजार के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्पाधिकार बाजार के लक्षण हैं। भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो भारत सरकार जो है ये भारतीय खाद्य निगम के तहत खाद्य सुरक्षा करती है, खाद्य या फिर खरीदती है। 1964 के तहत 1965 में इसको सुरक्षित किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो ये हो जाएगा डी आंसर 2005 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईसा पूर्व 326। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने कि किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? राइट आंसर हो जाएगा वी आंसर विनियोग विधेयक। देखिए, सरकार द्वारा संचित निधि या फिर सामूहिक कोष से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। इस बिल के बिना सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया।